प्यारे साथियों, दोस्तों, मित्रों, नमस्कार। ये मेरा पहला ऑडियो वीडियो लेक्चर है। इसमें मैं कानून से जुड़ी हुई हर जानकारियाँ जो आपको कदम कदम पे साथ देंगी, आपका ज्ञान बढ़ाएंगी और ऐसी बहुत सारी कमियाँ पूरी करेंगी जिसे आप दिन ब दिन महसूस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे कुछ ऐसे शब्दों से जो हम कोर्ट रूम में सुनते हैं, जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है। ये हमारे रोज़मर्रा के जीवन में काम आते हैं। विद्यार्थियों के लिए, मेरे वकील भाइयों के लिए एवं परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए ये सारे लेक्चर्स, सारी जानकारियाँ बहुत उपयोगी हैं, आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक हैं, आपका बहुत ज्ञान बढ़ाएंगी। तो देखते हैं हम शुरुआती शब्दों को। पहला शब्द है अक्यूज्ड। यह शब्द कोर्ट में उपयोग होता है। ये अभियुक्त या आरोपी के लिए इसका मतलब होता है। अभियुक्त या आरोपी, किसी भी केस में कोई भी आरोपी है, अक्यूज्ड है, उसको इंग्लिश में एक्यूज्ड कहते हैं। फिर दूसरा शब्द है एप्लीकेंट, प्लेंटिफ। एप्लीकेंट मतलब जो कोर्ट में केस लेके आता है, जो एप्लीकेशन देता है। एप्लीकेंट शब्द एप्लीकेशन से बना। और प्लेंटिफ यानी फरियादी। मतलब एप्लीकेंट और प्लेंटिफ एक ही जैसे हैं। इनको शब्दों को अलग अलग केसेस में यूज़ किया जाता है। एक तरीके से इनके पर्यायवाची समझ लीजिए, एप्लीकेंट और प्लेंटिफ। तो एक हो गया फरियादी और प्लेंटिफ यानी परिवादी। परिवाद जो हम लोग एप्लीकेशन पूरी बनाते हैं उसको परिवाद कहते हैं कोर्ट में, तो उसको प्लेंटिफ इंग्लिश में कहेंगे। फिर उसके बाद है एडजुकेशन। एजुकेशन, एडजुकेशन। ये दोस्तों दो लोगों के बीच में जो फैसला आता है उसको कहते हैं, ये न्यायिक निर्णय इसको कहते हैं। दो लोगों के बीच में निर्णय को, न्यायिक निर्णय को, दो पार्टीज़ के बीच के निर्णय को, न्यायिक निर्णय को इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं। फिर उसके बाद आता है जजमेंट। अब आप कहेंगे जजमेंट क्या होता है? तो ये निर्णय होता है। ये किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध या पक्ष में जब न्यायालय सुनाता है तो उसको जजमेंट कहते हैं, निर्णय कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। एफिडेविट। अब जब कोर्ट में कोई भी आदमी होता है, जब अपना केस लगाता है, एप्लीकेशन पुट करता है, तो साथ में एक एफिडेविट भरता है। उसको हिंदी में शपथ पत्र कहते हैं, इंग्लिश में इसको एफिडेविट कहते हैं। फिर उस शपथ पत्र में वो लिखता है कि मेरी जानकारियाँ, ये जो मैं लिख रहा हूँ एप्लीकेशन में, सब सही है। मेरे ज्ञान के अनुसार जितनी मैंने जानकारियाँ इसमें दी हैं, मेरे ज्ञान और अनुज्ञान के अनुसार सब सही है। और मैं ये शपथ लेता हूँ कि जो भी मैं जानकारी दे रहा हूँ, न्यायालय के सामने सबको बता रहा हूँ, कोर्ट में रख रहा हूँ, वो सही है। इसकी शपथ लेने को शपथ पत्र पे लिखी जाती हैं सारी चीज़ें, और इंग्लिश में इसको एफिडेविट कहते हैं। फिर है एग्रीमेंट। कोर्ट में जितने भी एग्रीमेंट बनते हैं इसको हिंदी में कहते हैं अनुबंध। समझौता पत्र भी कहते हैं इसको हम। इन एग्रीमेंट्स में दो लोगों के बीच में जो भी समझौता होता है कोर्ट में, अनुबंध बनते हैं, चाहे वो तलाक के बाद बने या दो पार्टियों के बीच में बने, तो इसको इंग्लिश में एग्रीमेंट कहेंगे। फिर उसके बाद शब्द है एलिगेशन। इसका हिंदी में मतलब होता है आरोप लगाना, कि आपके ऊपर जो भी आरोप लगा रहे हैं, जो केस कर रहा है सामने वाले पे, वो क्या एलिगेशन लगा रहा है। तो एलिगेशन का मतलब होता है आरोप। फिर होता है अपील। एक शब्द कोर्ट में यूज़ होता है। अपील का मतलब होता है पुनः विचार। जैसे कोई कोर्ट में केस है, वो हार गया है या वो निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो जिला न्यायालय में अगर केस है तो वो फिर वो हाई कोर्ट जाएगा, या जिला न्यायालय में नीचे न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ, वो न्यायिक दंडाधिकारी महोदय के यहाँ वो केस है, और वो अपर सत्य न्यायाधीश महोदय के पास जाएगा, सत्य न्यायाधीश महोदय के पास जाएगा, तो वो अपील लगाता है। उसको कहते हैं अपील लगाना। और हिंदी में इसको कहते हैं पुनः विचार करना, मतलब निर्णय पे फिर से एक बार विचार करना। फिर है आर्बिट्रेशन। ये दो लोगों के बीच में मध्यस्थता का काम जब होता है तो उसको इंग्लिश में आर्बिट्रेशन कहते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं केस होता है, बातचीत से ही, न्यायिक लोगों के मौजूदगियों के बीच में ही बातचीत से ही मामला सुलझ जाता है, तो उसको मध्यस्थता कराने को कहते हैं आर्बिट्रेशन। फिर है अरेंजमेंट।
अरेंजमेंट का हिंदी में मतलब होता है अभियोग सूचना। अभियोग सूचना का मतलब एक तरीके से मैं आपको बताऊं, अरेंजमेंट का मतलब होता है कि आरोप बताना, कि कोई अभियुक्त है, किसी के खिलाफ़ केस हो गया, तो कोर्ट में जब वो उपस्थित होता है तो उसको बताना कि तुम्हारे खिलाफ़ कौन कौन सी धाराएं लगी हैं, क्या क्या आरोप लगे हैं, उसको अरेंजमेंट कहते हैं इंग्लिश में। फिर है अटैचमेंट। जब भी कोई सिविल ज़मीन जायदाद का केस होता है कोर्ट में और केस आदमी हारता है तो न्यायालय जैसे आदेश दे देता है कि जाओ इसके संपत्ति का जब्त कर लो, कुर्की कर लो, मतलब अपने कब्जे में ले लेता है जब, तो उसको इंग्लिश में अटैचमेंट कहते हैं कोर्ट में। फिर है बेल। किसी को किसी आरोप में ज़मानत मिल जाती है, बरी कर दिया जाता है, छुट्टी हो जाती है उसकी, कोर्ट से मुक्त हो जाता है वो न्यायालय से, तो उसको इंग्लिश में बेल कहते हैं। बेल मिल गई मतलब ज़मानत मिल गई। फिर आते हैं शब्द है बेनिफिशरी। ये बेनिफिशरी शब्द होता है, जैसे कि मान के चलिए आप लाभ, वैसे हिंदी में इसका मतलब है लाभार्थी, लाभ पाने वाला। तो कोई कोर्ट में जैसे केस हुआ, जैसे संपत्ति का केस हुआ, तो उसमें कोई पिता हैं, उनकी मृत्यु हो गई है, तो उनके जो बच्चे हैं उनकी संपत्ति का उनको लाभ मिला, वो उनको मिल गई कानून के अनुसार, तो उन जो बच्चे होंगे वो लाभार्थी कहलाएंगे, यानी वो बेनिफिशरी कहलाएंगे अगर उन्होंने अपनी वसीयत की है, और नहीं तो वैसे भी कानून के मुताबिक उनके बच्चों के पास वो संपत्ति आ जाती है। तो जिनको संपत्ति मिलती है, जिनको लाभ मिलता है, उनको इंग्लिश में बेनिफिशरी कहते हैं और हिंदी में लाभार्थी कहते हैं। फिर है कैविएट शब्द। इसका मतलब होता है विरोध सूचना। अगर हम कोई केस कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि उसमें सामने वाली पार्टी अभी कोई भी एक्शन ना ले, कम से कम 3 महीने या 6 महीने, है ना, क्योंकि अब वो केस हार गई है या हम जायज़ केस लगा रहे हैं या हमें अफसर सामने वाले का रोकना है, तब ये कैविएट हम लगाते हैं कोर्ट में। ये एक तरीके से एप्लीकेशन है या एक तरीके से एक नियम है जो हम लागू करवाते हैं अपने केस में, तो इंग्लिश में इसको कैविएट कहते हैं और इसमें हम विरोध करते हैं सामने वाले का। फिर है चार्जशीट, आरोप पत्र। जब किसी के खिलाफ़ कोई केस थाने में, पुलिस थाने में दर्ज होता है, तो फिर उसके बाद एफआईआर होती है। एफआईआर के बाद बहुत सारे उसमें सबूत इकट्ठा होते हैं। फिर उसके बाद उसमें किस गवाह ने क्या कहा, किस गवाह ने क्या कहा, वो कुल मिला के एक डायरी बनती है। उसको इंग्लिश में चार्जशीट कहते हैं और हिंदी में उसको आरोप पत्र कहते हैं। फिर है कॉग्निजेंस, ये संज्ञान लेना। कॉग्निजेंस का मतलब होता है कि किसी भी केस के बारे में, जैसे इसको मजिस्ट्रेट के लिए यूज़ किया जाता है, जज के लिए, तो ये इसका पूरी जानकारी लेना, उसके बारे में पता करना। तो कॉग्निजेंस, मामला कॉग्निजेंस में लिया गया, यानी संज्ञान में लिया गया। फिर आता है कॉम्प्रोमाइज़। दो पार्टी के बीच में जब समझौता होता है कोर्ट में, तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ कहते हैं। आपस में समझौता हो गया। लोक अदालतें जो अदालत में लगती है ना, उसमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। दो लोगों के बीच में अगर कोई मामला चल रहा है तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ कहा जाता है। फिर आता है कंसेंट, सहमति। जैसे कोई लड़का किसी लड़की को भगा के ले गया और लड़की ने उसके खिलाफ़ कोई भी विरोध नहीं किया, कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की, और वो अपनी मर्ज़ी से गई है, तो उसको कहते हैं कंसेंट मिला है, मतलब उसकी सहमति थी लड़की की उसके साथ भागने की। फिर है शब्द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना। बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो न्यायालय में हमें नहीं करने चाहिए, वो न्यायालय की अवमानना कहलाते हैं। अब ये क्या होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना क्या है, वो उसके लिए मैं आपसे अलग से बात करूँगा, बताऊँगा किसी वीडियो में कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या क्या होता है, किस किस तरीके से कोर्ट का कंटेम्प्ट होता है। तो अभी इंग्लिश में इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं, और न्यायालय के विरुद्ध हम इस ऐसे कोई आचरण करते हैं जो न्यायालय में नहीं करने चाहिए, उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। फिर है कन्विक्शन। किसी अपराध में न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को जब दोषी करार दिया जाता है, जब वो दोष सिद्ध हो जाता है उस पर, तो उसको कन्विक्शन कहते हैं इंग्लिश में। फिर है क्रॉस एग्जामिनेशन। किसी केस में अगर हम आरोपी की तरफ से हैं और सामने उसमें गवाह आ रहा है जिसने आरोपी को देखा है या उसको आरोप करते हुए देखा है, तो उसको जब आरोपी की तरफ से आरोपी का जो वकील होता है, जब उस गवाह से सवाल जवाब करता है, तो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। फिर है मेन एग्जामिनेशन।
या इसको चीफ भी कहते हैं, चीफ एग्जामिनेशन। वही जो गवाह है, वो जब आरोपी का जो वकील साहब है, जब वो सवाल पूछने वाले होते हैं, उससे पहले एक तरीके से आप इसको कह लीजिए कि न्यायालय में वो आते हैं, वो जब वो गवाह, तो वो अपना घटना को एक बार फिर से पुनः बताते हैं कोर्ट में, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, वो उस समय कहाँ थे, क्या स्थिति थी। तो उसको जब वो अपनी गवाही पहले देते हैं, फिर उसके बाद आरोपी के वकील साहब उनसे सवाल पूछते हैं, तो वो जो गवाही देना है उसको कहते हैं मेन एग्जामिनेशन, चीफ एग्जामिनेशन। ये कोर्ट में पहले होता है, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन चालू होता है जो आरोपी के वकील साहब करते हैं। फिर एक शब्द है एक्विटल। एक्विटल कोर्ट में जब कोई निर्णय होता है जिसमें कोई आरोपी है या व्यक्ति है जो दोष मुक्त हो गया, बरी हो गया, छूट गया, केस जीत गया, तो उसको एक्विटल कहते हैं कोर्ट में। फिर हॉस्टाइल। अच्छा, हॉस्टाइल क्या होता है? ये मुख्यतः ये शब्द गवाहों के लिए उपयोग की जाती है। ये शब्द जब कोई गवाह है, गवाही देने आया है, लेकिन वो अपने खिलाफ नहीं बोलेगा, या वो घटना भूल गया है, या उसको घटना के बारे में नहीं पता है, तो उसको हॉस्टाइल विटनेस कहता है। गवाह को इंग्लिश में कहते हैं विटनेस। एक शब्द और आप जान लीजिए, गवाह को कहते हैं इंग्लिश में विटनेस, है ना। और गवाह जब अपने पक्ष में हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि अपने को नुकसान पहुंचाएगा या अपने खिलाफ बोलने वाला है, तो वो उसको हॉस्टाइल कहते हैं। इतनी जानकारी अभी जब तक मेरे को जितनी पता थी मैंने अभी आपको बताई हैं। सोची अब अगली बार मैं अगले लेक्चर में नई चीज़ें आपके लिए लेके आऊँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।